हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी कुछ ही दिन में शेड्यूल्ड है महाट्रांस को असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसका एग्जामिनेशन डेट कुछ ही दिनों पहले रिलीज हो चुका है गाइस। और आई होप आप सभी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे जिस तरीके से हमने आपको अभी तक के गाइड किया। ठीक है, अच्छी तरीके से वन बाय वन सारे स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको रिविजन करने की कोशिश कीजिए गाइस। नॉन टेक्निकल टेक्निकल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा। आज के सेशन में हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव सेशन रहने वाला है 10th नंबर का, उसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको कुछ क्विक चार्ट्स और टेबल्स भी मेंशन करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेंगे। आज के सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे जहां पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं अभी हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज डैश। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है। ऑप्शन है हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बोथ टेम्परेचर एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंपल है, देखिए मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेबिलिटी जिसका जो सिंबल है कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये सिंबल अभी देखिए ये ग्रीक सिंबल्स रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग जनरली हाई करके ये प्रोनाउंस करते हैं, ये होता है हमारा हाई। जैसे आपको पता है साई ओमिक्रॉन जैसे हो गया, ठीक है, या फिर हमारा ओमेगा हो गया, ठीक है, और एप्सिलॉन हो गया, टाउ है, साई, ठीक है, ये जो हमारा फाई वगैरह रहता है ये आपको जो ग्रीक अल्फाबेट्स है, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल, ठीक है, एप्सिलॉन हो गया, ठीक है, जीटा, ठीक है, ईटा रहता है हमारा, ये जिस तरीके से हमारा ईटा रहता है उसी तरीके से जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी रहते हैं इसको हम लोग हाई करके, ये एक्स जैसा जो दिखने वाला हमारा ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है, हम लोग उससे डिनोट करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है ये हमारी मेजर है कि कितना हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सकता है अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो। ठीक है, इसका जो ये रहता है, ठीक है, मान लो हमारा जो डेफिनेशन रहता है इट इज इक्वल्स टू मैग्नेटाइजेशन m डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी h, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स जो हमारा हाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 1/h। और आपको ध्यान में रखना होगा ये जो हाई है, ठीक है, ये भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे टेम्परेचर के। ये दोनों भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। ये किसके अकॉर्डिंगली है हम लोग ये डिफाइन करें, अकॉर्डिंग टू द क्यूरी टेम्परेचर, उसी सिद्धांत के आधारित हम लोग इस डेफिनेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दैट मीन्स जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे टेम्परेचर से भी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड से भी, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ जो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उसका टेबल पे मेंशन करने वाला हो। ठीक है, देखिएगा, a DC3 wire distributor system requires how much of copper as compared with a DC2 wire distributor system। एक हमारे पास DC3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में अगर हम लोग उसको कंसीडर करते हैं तो उसको कितना कॉपर लगता है अगर हम लोग उसी को कंपेयर करते हैं DC2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स के साथ में। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 5/16, ठीक है, 5/16 ही हमारे पास कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है सेम कंडक्टर लेंथ के लिए, सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए, और लॉसेस और मैक्सिमम वोल्टेज जो रहता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें 3 वायर डीसी सिस्टम में मिनिमम कंडक्टर एरिया रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ ये हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको जो है अलग अलग टाइप के सिस्टम्स और उसके सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू और सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स के लिए हम लोग एक टेबल मेंशन कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डीसी सिस्टम हो गया 2 वायर डीसी सिस्टम, 2 वायर मिड पॉइंट अर्थेड। ठीक है, डीसी 3 वायर के लिए सिंगल फेज 2 वायर, या फिर सिंगल फेज 2 वायर मिड पॉइंट अर्थेड, या फिर सिंगल फेज 3 वायर, 2 फेज 4 वायर, 2 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर एंड 3 फेज 4 वायर। इनके लिए जो वैल्यूज मैंने मेंशन करके रखिए ये आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में काम में आएगा। असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन गाइस। ठीक है, देखिए, चार्ज डेंसिटी ऑफ अ लाइन चार्ज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। मैं आपको कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन में। पर्टिकुलरली देखिए, चार्ज डेंसिटी जो रहती है लाइन चार्ज की वो एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है, कूलम पर मीटर में। ठीक है, कूलम पर मीटर। अब देखिए चार्ज डेंसिटी किसकी बताई गई है, लाइन चार्ज की।
ठीक है, उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, कूलम पर मीटर में। अगर आपको पॉइंट चार्ज की पूछी जाती है तो उसका यूनिट होता है कूलम, लाइन चार्ज डेंसिटी पूछी गई तो कूलम पर मीटर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है तो वो मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारी मीटर क्यूब है। इसको किस तरीके से ध्यान में रखोगे, जब भी हम लोग एक मान लो सिलेंडर है, उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना रहता है तो हम लोग मीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिकल रहता है वो वॉल्यूम, ठीक है, तो उस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। सरफेस निकालना है, ठीक है, मान लो एक रूम का सरफेस है या फिर एक 12 बाय 10 का एक आपका सरफेस है, ठीक है, तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 10, ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। लाइन चार्ज के लिए कूलम पर मीटर रहेगा और हमारा पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ कूलम रहेगा। इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए क्यू, लाइन चार्ज के लिए रो एल, ये रो है गाइस, ठीक है, ये ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है, ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए रो एस है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो वी है। इसका नेट चार्ज कितना रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन कि आपको पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहती है, और आपको ऐसे ही फॉर्मूले दिए जाएंगे जहाँ पे एक जगह होगा आर क्यू बाय आर, एक जगह होगा क्यू स्क्वायर बाय आर, एक जगह क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, और एक जगह होगा सिर्फ क्यू बाय आर ओनली, ठीक है। तो 5 ऑप्शन तो यही पे बन गए, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जामिनेशन में। अभी भी मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुनिएगा। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो डेडिकेटली जाते हैं इस महाट्रांसको के एग्जामिनेशन को क्लियर करना, उनके लिए मैं हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, जो जो चीजें हमें लगती है। और एग्जामिनेशन में वही होता है कि हम लोग एक क्वेश्चन के पढ़ के जाते हैं और बाकी जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था उसको आप स्किप करा देते हो। काफी ये चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से फॉलो करनी होगी सो दैट आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो सके, ठीक। उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। एक बार पेन पेपर लेके नोट डाउन करके रख लीजिएगा, आपको फॉर्मूले याद आ जाएगी, ठीक है। नॉट नेसेसरी हर बार आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफ़ी बार जो होता है हमने देखा होगा, रिसेंटली हमने काफ़ी पेपर्स को एनालाइज किया असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के जो 2022 में हो गए, पर्टिकुलरली उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, हमने देखा होगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको फोकस किया है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही ऑप्शन में जाके पूछा जा सकता है, वो चाहे वो कोई भी क्वेश्चन से हो, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा। बोला क्या गया है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल मोड इज प्रोपोर्शनल कंट्रोल, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जहां पे हमारा पीओ है वो हमारा कंट्रोलर आउटपुट है विद 0 एरर एंड केपी जो है हमारा प्रोपोर्शनल गेन है, ठीक है। अभी देखिएगा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जो है हमारा पास ऑप्शन बी, पी ऑफ टी इज इक्वल टू के पी मल्टीप्लाइड बाई ई ऑफ टी प्लस पी ऑफ, ठीक है, पीओ, ठीक है, जो कि हमारा कंट्रोलर आउटपुट है। अभी देखिएगा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कुछ इस तरीके से रहता है हमारा। ये हमारा आर ऑफ एस हो गया, ठीक है। मैं इसको मिटाने वाला हूँ तो आप 1 बाय 1 इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है, एक रफ बुक में। के पी, ठीक है, जी ऑफ एस, ये गेन हो गया हमारा, और ये आउटपुट हो गया हमारा सी ऑफ एस, राइट। ये हो गया हमारा फीडबैक, ठीक है, प्लस माइनस। अभी देखिएगा इसका जो टाइम डोमेन फॉर्म में हमारे पास में प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ये आउटपुट रहता है, ठीक है। पी ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू के पी ई ऑफ टी प्लस पी नॉट, ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए पी नॉट क्या है, हमारा कंट्रोलर आउटपुट है विथ 0 एरर, एंड के पी क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा। अभी देखिए ये जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है गाइस, ठीक है, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को, ये जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, और ये जो है आउटपुट में हमें नियर 0 एरर देता है, और इसके कारण जो है, इसके कारण एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकता है इसके कारण जो है सेटलिंग टाइम जो है, ठीक है, सेटलिंग टाइम जो है वो हमारा इंप्रूव होता है, ओके, बाय इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोल। इसी तरीके से इंटीग्रल कंट्रोलर में, ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहता है। ई ऑफ एस ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है, के एल बाय एस ये हमारा यू ऑफ एस हो गया, ओके। अभी देखिएगा इसमें जो हमारे पास आउटपुट रहता है इंटीग्रल कंट्रोल में, ठीक है, वो रहता है हमारा जीसी ऑफ एस विच इज इक्वल टू यू ऑफ एस अपॉन ई ऑफ एस, ठीक है।
विच इज इक्वल टू के एल अपॉन, या फिर हम लोग कह सकते हैं के आई, इंटीग्रल है तो के आई बाय एस, ये होगा हमारा इंटीग्रल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव भी आता है एंड प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव भी आता है, ठीक है। तो उसके जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये जो था हमने अभी देखा, नोट करके रख लीजिएगा, ये था हमारा इंटीग्रल कंट्रोलर, ओके। अब देखिए प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहता, ठीक है। ये हो गया हमारा केपी, प्रोपोर्शनल लॉ जैसे अभी तक हमने निकाला था, ठीक है। ये समिंग पॉइंट हो गया यहाँ पे, एस टाइम्स ऑफ के डी। और हाँ, जो हमारे पास इसका एक चार्ट भी मैंने आपको एक सेशन में प्रोवाइड करा दिया था गाइस, ठीक है। इसके कारण वेलोसिटी एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज होता है वो भी आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट क्वेश्चन है गाइस जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे थे। जी सी ऑफ एस कितना रहेगा हमारा इस केस में, ठीक है, वो रहेगा हमारा यू ऑफ एस अपॉन ई ऑफ एस, आउटपुट जो है ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू के पी प्लस एस टाइम्स ऑफ के डी, सिंपल है, ठीक है। के पी प्लस एस टाइम्स ऑफ के डी, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। इसी के साथ अगर प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, पी प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव अगर हम लोग बात करते हैं, लेट मी चेंज द कलर, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, एस टाइम्स ऑफ के डी। ओके, अब देखिए यहाँ पे समिंग पॉइंट तो हमें मेंशन करना ही होगा, ये हो गया हमारा यू ऑफ एस, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ई ऑफ एस इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेट्स टेक द रेड कलर इटसेल्फ, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा यू ऑफ एस अपॉन ई ऑफ एस, विच विल बी इक्वल्स टू के पी प्लस के आई डिवाइडेड बाय एस प्लस के डी मल्टीप्लाइड बाय एस। इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बन सकता है। अभी देखिए ये जो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर है, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारे बैंड पास या फिर बैंड रिजेक्शन फिल्टर के बराबर है, और बैंड रिजेक्शन, ठीक है। ये आप नोट डाउन करके लीजिएगा, एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आई होप इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आएगा, और हमने इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में वो मैंने मेंशन करा दिया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस गाइस, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल सा और इंपॉर्टेंट भी है। टू इनकैंडेसेंट बल्ब ऑफ रेटिंग 230 वोल्ट एंड 100 वाट एंड 230 वोल्ट and 500 watt are connected in a series across the mains. As a result, what will happen? ठीक है, इथे आपल्याला विचारलं की काय याच्यावरून होईल, ठीक आहे। दोन इनकॅन्डेसेंट बल्ब्स आहेत, 230 वोल्ट 100 वॅट आणि 230 वोल्ट 500 वॅटचे आपण सीरीजमध्ये कनेक्ट केलेले आहे मेन्समध्ये, बरोबर है, सिंपल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग अटेम्प्ट करना चाहे तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। अभी देखिएगा रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारे 100 वैट बल्ब का, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द 500 वैट, ओके। अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल करंट रहेगा, ठीक है, वो हम लोग निकाल पाएंगे, आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर। तो जो हमारा आर ए प्लस आर बी, तो देखिए होगा क्या इस केस में, जो सेम करंट पास होगा क्योंकि हमारे पास बल्ब इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है मेन्स के, ठीक है। तो ये मान लो 100 वाट का बल्ब है, ये हमारे पास 500 वाट का बल्ब है, ओके। तो ये जो 100 वाट का बल्ब है वो ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो हमारा आई स्क्वायर लॉज है वो हमारा ज़्यादा रहेगा इस केस में। तो जो हमारे पास बोला गया एज अ रिजल्ट 100 वाट विल ग्लो ब्राइटर। एक क्वेश्चन इस तरीके से काफ़ी कबार बनने के चांसेस रहते हैं इस एग्जामिनेशन में, जेई में तो डेफिनेटली पूछा था। लेकिन अगर आपने ये सेशन आपने हमारा देखा नहीं होगा, लैम्प बेस्ड एमसीक्यूज, जिसमें कौन सा बल्ब डार्क ग्लो करेगा, ठीक है, या फिर ब्राइट बल्ब कौन सा रहेगा, करंट निकालना है, पावर निकालना है, या फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक आधा कि आपको वैल्यू निकालनी पूछी जा सकती है, ठीक है, या फिर कौन सा बल्ब फ्यूज होगा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एक सेशन में काफ़ी डेफिनेटली अच्छी तरीके से क्लियर में समझ में आ जाएगा। आप जाके वॉच कीजिएगा इस सेशन को, थोड़ा सा टाइम निकाल के 10-15-20 मिनट में आप सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट इसमें समझ जाओगे, ठीक है। इस सेशन के लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर लैम्प बेस्ड एमसीक्यू सर्च करते हो इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज के नाम से, तो आप डायरेक्टली ये सेशन आपको मिल जाएगा हमारा, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, देखते काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले of a rating 5 ampere 2.2 seconds IDMT and having a relay setting of 125%, TMS is equals to 0.6 and it is connected to the supply circuit through a CT 400/5 ratio. The fault current is 4000 ampere. देखिए क्या पूछा गया हमें, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम ऑफ ऑपरेशन पूछा गया रिले का, ठीक है, सिंपल है। अभी देखिए
इसके जो हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर रहता है, जिसको हम लोग PSM कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, ये डिफाइन किया जाता है एज रेशियो ऑफ सेकेंडरी करंट टू द रिले करंट सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ, PSM इज इक्वल टू सेकेंडरी फॉल्ट करंट, सेकेंडरी फॉल्ट करंट डिवाइड बाय रिले करंट सेटिंग। डिवाइड बाय रिले करंट सेटिंग। अभी देखिए जो CT रेशियो है वो हमारे पास में बताया गया है 400/5, 400:5 का। ठीक है, तो जो पिकअप वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास 5 एम्पियर का। सिंपल है गाइस, मैंने आपको स्टैंडर्डाइज भी बताया था। अब रिले सेटिंग बताया हमारा 125% में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो ये 1.25 रहेगा। सिंपल है। ओके, तो जो ऑपरेटिंग करंट रहेगा हमारा, ऑपरेटिंग करंट रहेगा CT का, वो कितना हो जाएगा, जितना हमारा सेटिंग करके रखा है हमने 1.125%, मतलब 5 का 125% लेना पड़ेगा हमें। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, जिसका वैल्यू बनेगा हमारे पास 6.25 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा आ गया। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग करंट, किसका हो गया, ये हो गया रिले का। ओके, ऑपरेटिंग करंट ऑफ रिले। कलर चेंज करूया, क्लियरली समझायला येईल। देखिए इस केस में हमारा जो प्राइमरी फॉल्ट करंट है वो है हमारे पास 4000 एम्पियर्स का, राइट। 4000 एम्पियर्स का हमारा प्राइमरी करंट है। तो इस केस में अगर हम लोग सेकेंडरी फॉल्ट करंट निकालते हैं, ठीक है, IS, ठीक है, सेकेंडरी फॉल्ट, या फिर लिख लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्राइमरी फॉल्ट करंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/CT रेशियो। ओके, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4000 डिवाइड बाय 4000 डिवाइड बाय जो CT रेशियो है वो 400:5 है। ठीक है, 400:5, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास 80। ये हो गया हमारे पास, इसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास 50। ये आ गया हमारे पास कौन सा वैल्यू, ये आ गया सेकेंडरी फॉल्ट करंट, सेकेंडरी फॉल्ट करंट। ये सेकेंडरी फॉल्ट करंट की वैल्यू आ गई। सिंपल है। अभी देखिएगा इस केस में PSM क्या रहेगा, सेकेंडरी फॉल्ट करंट डिवाइड बाय रिले करंट सेटिंग। ओके, तो PSM का वैल्यू किस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे, सेकेंडरी फॉल्ट करंट कितना है हमारे पास 4000 डिवाइड बाय 6 रिले करंट सेटिंग कितना है हमारे पास, ऑपरेटिंग करंट है 6.25, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय हमें 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो CT रेशियो है 80, जिसका वैल्यू आएगा PSM का, ये आएगा 8। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 8। अभी देखिए PSM 8 के लिए जो हमारे पास टाइम बताया गया ये हमारे पास 3.2 सेकंड्स, राइट। ये 3.2 सेकंड्स है। अब क्योंकि हमारा TMS जो है, ठीक है, टाइम मल्टीप्लायर सेकंड जो है, वो हमारा स्टैंडर्ड IDMT कर्व रहेगा 2.2 सेकंड्स के लिए, तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट ऑपरेटिंग टाइम रहेगा हमें वही पूछा गया है। बेसिकली टाइम ऑफ ऑपरेशन ये पूछा गया, तो हम लोग डायरेक्टली वही निकाल लेते हैं। सिंपल है। देखिए जो हमारा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम रहेगा इट विल बी इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 क्या है हमारे पास, TMS है, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास 3.2 इसके रिस्पेक्टिवली PSM के रिस्पेक्टिवली हमारा जो टाइम आया वो है हमारे पास 3. ठीक है 3.2, तो 0.6 इंटू 3.2 विल बी इक्वल टू 1.92 सेकंड्स। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आया तो गाइस डेफिनेटली इसको अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी बहुत अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत जा रही होगी तो आपको फॉर्मूलाज आपको सबसे पहले तो क्लियर करना होगा, और आपको जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको क्लियर होना चाहिए गाइस। ठीक है, काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आप डुएबल ना हो, ठीक है, कुछ जो होता है आपको जो नियरेस्ट डिजिट वैल्यू लेना पड़ता है। अगर इस तरीके के ऑप्शन है तो आप उसको एग्जैक्ट ऑप्टिमाइज एक्यूरेटली सॉल्व करिएगा। अगर आपको नियर अबाउट वैल्यूज जो है काफ़ी डिफर कर रहे हो तो उस केस में आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके बाकी भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाते हैं। एक क्वेश्चन को आपको 3 से 4 मिनट भी लग जाता है तो आप उसको समझ लीजिएगा आपने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है स्किप आउट कर दिए उसी चक्कर में। ठीक है, तो आप अप्रोच रखिएगा अच्छी तरीके से। नॉट नेसेसरी सिर्फ आपका न्यूमेरिकल से सिलेक्शन होता है, आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल में कितना एक्यूरेट क्वेश्चन मार्क करके रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, रेटेड किया गया है इसको 33/6.6 kV के लिए, कनेक्ट करके रखा हमने स्टार डेल्टा के लिए, स्टार डेल्टा फैशन में। करंट ट्रांसफार्मर जो है लो वोल्टेज साइड का उसका रेशियो है 500/5 का। तो हमें पता करना है रेशियो ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर ऑन द हाई वोल्टेज साइड। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ऑन अ हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हमें लाइन करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टार साइड का। ठीक है,
वो कितना होगा हमारे पास 500, ठीक है, 500 ये रहेगा स्टार साइड मल्टीप्लाइड बाय 6.6 अपॉन 33, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास में 100 एम्पियर्स का। ये आ गया हमारे पास 100 एम्पियर्स का। ये क्या हो गया हमारे पास में लाइन करंट फॉर द स्टार साइड। अभी देखिए, अब क्योंकि ये जो हमारे पास सीटीज है स्टार साइड में वो हमारे डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, और जो करंट रिक्वायर्ड रहेगा हमारे पास रिले साइड का वो रहेगा हमारे पास में 5 एम्पियर का, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 5 एम्पियर का रिले साइड का वही, ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग सीटीज को यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग ये जो प्राइमरी करंट के लिए हम लोग नहीं करते, हमारे पास जो रिले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे सेकेंडरी साइड कनेक्ट रहती है। तो जो हमारा करंट रहेगा करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में वो रहेगा हमारे पास 5/√3, राइट। तो जो सीटी का रेशियो रहेगा फॉर अ हाई वोल्टेज साइड वो कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में 100:5/√3। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो कर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बनते गए और इसी तरीके से ऑप्शन आपको पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे 5/100, ठीक है, 100/5, 100/110 इस तरीके से आपको ऑप्शन रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। डायनामोमीटर वाटमीटर में मूविंग कॉइल जो है कौन सी रहती है। तो जो डायनामोमीटर वाटमीटर है, अगर आपने इसका अच्छी तरीके से स्कीमेटिक समझ लिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड कॉइल रहती है, ठीक है, और ये होती है हमारे मूविंग कॉइल, राइट, और ये हो गया हमारे पास लोड गाइस। ओके, ये जो फिक्स कॉइल है, ठीक है, और ये जो मूविंग कॉइल है, ठीक है, तो ये जो मूविंग कॉइल रहती है पर्टिकुलरली ये रहती है हमारे पास फेज और न्यूट्रल, ये रहती है हमारे पास में पोटेंशियल कॉइल, क्योंकि इसके बीच में है हमारा पोटेंशियल, ठीक है, ये रहती है हमारे पास मूविंग कॉइल पोटेंशियल कॉइल। तो जो डायनामोमीटर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाटमीटर है, ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द पावर। ओके, और जो दो फिक्स्ड कॉइल है वो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा सकता है कि वो सीरीज में कनेक्टेड रहती है। द मूविंग फिक्स्ड कॉइल्स आर द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड कॉइल इन अ डायनामोमीटर वाटमीटर आर 1 2 3 4, या फिर वो सीरीज में कनेक्टेड रहती है, पैरेलल में रहती है, ठीक है। इसमें फुल लोड करंट कैरी होता है, शॉर्ट करंट कैरी होता है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको मेंशन करो उसका सर्किट डायग्राम अच्छी तरीके से समझ के जाइएगा, सो दैट आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कन्फ्यूजन ना हो। एक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उसका करेक्ट आंसर कि कौन से हमारे पास जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हमारे पास डैम्पिंग की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसमें डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ अ स्टेबिलिटी एरर फॉर स्टेप इनपुट एंड स्पीड रिस्पॉन्स बी द क्राइटेरिया फॉर द डिजाइन। अगर स्टेबिलिटी एरर स्टेप इनपुट के लिए और स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, ये हमारे पास दो डिजाइन पैरामीटर है, ठीक है। ये क्राइटेरिया कि इसके बेसिस पे हमें कंट्रोलर डिजाइन करना है, तो इसमें कौन सा कंट्रोलर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस केस में हम लोग PID प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। इस टेबल को अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली काम में आएगा गाइस, ठीक है। कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन प्रोपोर्शनल का इंटीग्रल का किस तरीके से रहता है और उसके एप्लीकेशन वो ये क्वेश्चन के फॉर्म में डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसको नोट डाउन करके चलिएगा। जैसे डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या करता है, इट इम्प्रूव्स द सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है। इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करता है, इट डिक्रीजेज द स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या कहता है, टू चेंजेस द ट्रांजिएंट बिहेवियर। तो देखिए अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करके चलिएगा, एग्जामिनेशन में काफ़ी कबार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली ए लेवल के एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट बताना चाहता हूँ गाइस। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है पर्टिकुलरली अभी महाजन को AE के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे एस्पिरेंट के मन में इंग्लिश के बीच में डाउट था कि प्रीवियसली इंग्लिश 2016 में इंग्लिश पूछा गया था, तो इस साल इंग्लिश आएगा नहीं आएगा। इसके लिए हमने जो है एक कंबाइंड आपके लिए कोर्स लॉन्च करके रहा है, जिसके अंदर हमने 35 टोटल सेशंस डाल के रखे, ठीक है। ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है और किस तरीके से इसका आपका फायदा होगा। देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। आपके पास एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मराठी प्लस आपके पास इंग्लिश। तो अभी तक के जो महाजन को ने उनका, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ 15 दिसंबर में, ठीक है, उस डेट के तक यहाँ पे जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन पैटर्न है हमारे पास पता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमारे पास एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मराठी आने वाला है और इंग्लिश भी हमें एक साइड बाय साइड प्रिपेयर करना है। तो हमें हमारी एनर्जी इसी तरीके से लगानी है कि हम लोग ऑप्टिमाइज वे से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करना है, रीजनिंग को 100% प्रिपेयर करना है, इसको छोड़ दोगे तो मैं हम लोग आप यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है गाइस। अच्छी तरीके से नॉन टेक्निकल
टेक्निकल में भी स्कोर आना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होता है। इसी के लिए हमने कंबाइंड एक कोर्स लॉन्च करके रखा है, जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने एप्टीट्यूड का कोर्स ज्वाइन करके रखा है, उनके लिए भी मैं खुशखबरी बताने वाला हूँ, उनको भी अब अच्छी तरीके से सुनना होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक आप दिखाई दे रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करके रखे परसेंटेज, पार्टनरशिप, एजीएस, एवरेज। और हाँ, एक चीज, जो महाट्रांसकोप का अभी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ था गाइस, इसी में से जो टॉपिक दैट मीन जो हमने पढ़ाए थे, इसी में से क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे बोट्सन स्ट्रीम हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड एंड टाइम, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। जो नया एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी मैं मेंशन करा देता हूँ। रही बात अगर इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश में ये जो कॉमन आईबीपीएस का पैटर्न है गाइस, जो आपको एग्जामिनेशन में एकदम डिटेल में क्वेश्चन ना पूछे होते, जैसे कि कॉमन एरर हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हमने 10 मिक्स्ड सेट मतलब कि हम लोग टॉपिक वाइज नहीं जाएंगे, ये सारे जो टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट हम लोग 10 सेट्स के अंदर डिस्कस करने वाले। और ये जो एप्टीट्यूड का कोर्स है, ठीक है, इसके, ठीक है, 21 सेशंस, ठीक है, अभी तक अपलोड हो चुके हैं। मैं कौन से आपको बता देता हूँ। ये इंग्लिश के हमारे ये इतने सारे कंटेंट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले इसके अंदर, ठीक है, इस कोर्स के अंदर। उसके बाद में एप्टीट्यूड के सारे सेशंस अपलोड हो चुके हैं, आज से आप जाके वॉच करना शुरू कर सकते हो। ये सारे मिक्स्ड सेशंस है गाइस, अच्छी तरीके से वॉच करना है, लेकिन इसको डायरेक्टली वॉच नहीं करना है। जिन लोगों ने एप्टीट्यूड का सबसे पहले बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं हो गए, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं गाइस। जो जीरो भी होगा, ठीक है, जिसको एप्टीट्यूड का कुछ भी नहीं आता है, उनको भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा। काफी अच्छी तरीके से हमने 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली 5th नंबर का टॉपिक खोल लिया कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ना है, नहीं गाइस। आप परसेंटेज से शुरू कीजिएगा, 1 by 1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये सारे आवर्स आप देख पा रहे हो, ये इतने घंटे के सेशन है हर एक सेशन, इसके आवर्स पे मत जाइएगा। सबसे पहले तो मेजरली आप प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा, ओके। अगर अभी देखिएगा, अभी रिसेंटली डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे गए थे, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है, ये जो 4 नए टॉपिक्स है, हम लोग इस कोर्स के अंदर एडअप करने वाले। यहाँ तक के टॉपिक तो हमने सेम कंटेंट जो है आपको ये इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करा दिया। जिन्होंने ये जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 99 रुपीज़ का कोर्स लेकर रखा है, उनके लिए भी मैं खुशखबरी बताता हूँ, और जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर जिन्होंने ऑलरेडी स्पेंड करा दिया 99 रुपीज़ का, तो वो भी आपके डिडक्ट हो जाएगी। हमने इस तरीके से 2 कूपन को डिजाइन करके रखा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस जेनको कूपन, और हाँ एक चीज़, ये अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये आपको एप्टीट्यूड का जो 25 सेशंस है, ये आपको महाट्रांसको के लिए अभी भी काम में आ सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो उसको डेफिनेटली वॉच कीजिएगा, इस आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ओके। अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से इसको लेना है आपको, ठीक है। आपको कोचिफाई का ऐप डाउनलोड करना होगा। जो नए एस्पिरेंट्स है, जिन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये हमारा कोर्स जो है ज्वाइन नहीं करके रखा है, उनके लिए मैं बता दूँ, ठीक है। उनके लिए जो उसका जेनको 40 का हमने कूपन कोड लगा के रखा है, जिससे आपको 500 रुपीज़ का जो कंप्लीट कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स 299 रुपीज़ में मिल चुका है। अब ये क्या होगा कि जिन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, 99 रुपीज़ उन्होंने ऑलरेडी स्पेंड करा दिया उसके ऊपर, ठीक है, तो उनके जो 99 रुपीज़ है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उनके लिए हमने कूपन कोड लगा के रखा है जेनको 60 करके, ठीक है, जिससे जो कंप्लीट उसका 60% डिस्काउंट मिलकर 199 रुपीज़ में ऐसे आपको कोर्स को परचेस कर सकते हो। दोनों भी इसलिए मैंने मेंशन करा दिया गया, ठीक है, कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है उन्होंने ऑलरेडी हमारा 99 रुपीज़ का कोर्स लेके रखा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर ये इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको जो है ये एक्स्ट्रा जो 4 टॉपिक्स नहीं मिलने वाले, ये आपको मिक्स्ड सेशंस मिल लेंगे, ठीक है। अराउंड 10.5 घंटे के सेशंस है, जिसमें आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, और आपको इंग्लिश के टॉपिक्स भी मिलने वाले हैं। तो ये इंग्लिश के 1 by 1 आपके जैन के मिड तक आपको अच्छी तरीके से जो सेशंस है वो मिल जाएंगे। जिसके कारण होगा क्या, अभी देखिएगा, इसके कारण होगा कि एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग का आपको प्रिपरेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, इंग्लिश का भी साइड बाय साइड होते रहेगा, और इसको आपको इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अच्छी तरीके से सेशंस कवर अप हो जाएंगे। अभी आप पहले 29 को आपको महाट्रांसको का पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आप जेनको के लिए प्रिपेयर करोगे, उस तब तक आपका जो सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिमाइज्ड वे से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप ये जो इसकी वैलिडिटी है कंप्लीट 1 साल के लिए वैलिड है। सोच सकते हो आप सिर्फ 300 रुपीज़ में 1 साल के लिए एप्टीट्यूड के 25 प्लस आपको इंग्लिश के 10 सेशन, ऐसे हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम आने वाले हमने कोर्स लॉन्च करके रखा है। डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इन 16 टॉपिक्स को पढ़ना है, और हमने इसके अंदर 100+ एक क्वेश्चन का सेशन भी हमने लॉन्च करके रखा था महाजेन को असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन ये हमने कोर्स लॉन्च करके रखा है, ये भी आप जाके अवेल कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में हमने प्रेजेंट करके रखा है। सारे रिकॉर्डेड सेशन है गाइस, इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट हैं,
यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में इसमें डेफिनेटली फायदा होता है। ठीक है, अभी भी रिसेंटली जो एमपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था 50+ क्वेश्चन हमें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ से जो हमारा ये कोर्स है इसमें से आपको पूछे गए थे। इसके जो है आप ऐसा मत समझिएगा कि हमने सिर्फ 16 टॉपिक्स यहाँ पे डाल दिया और हमने छोड़ दिया, नहीं। इसके लिए जितना भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है एजे के लिए, ठीक है, महाजन को असिस्टेंट इंजीनियर चाहे जूनियर इंजीनियर के लिए, वो सारे लेक्चर्स हम लोग इसके अंदर एडअप करा देंगे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी रिलीज करा दिया और काफी सारे एस्पिरेंट्स ने इसको ज्वाइन भी करके रखा है। तो आप हमारे दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल के लिए डेफिनेटली फायदा होगा। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अभी हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए, मैं इसलिए मेंशन करता हूं कि नॉन टेक्निकल में काफी सारे वीक एस्पिरेंट्स वीक होते हैं और उनको ये लगता है कि हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, रीजनिंग भी प्रिपेयर कर लेंगे, एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन के बाद एक रिव्यू लेता हूं उनका, ठीक है, तो पढ़ के कुछ और जाते हैं और एग्जामिनेशन में आता कुछ है। तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कुछ कोर्स की जो अहमियत है आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली फायदा होता है। ठीक है, तो डू ज्वाइन इट। ठीक है, आपको इसके द्वारा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज वे में प्रिपरेशन करने के लिए मदद मिलेगी। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, इसमें से कौन सा एक मैक्सवेल्स का इक्वेशन नहीं है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, डेल मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू जे, ये गलत है, इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0, ये हमारा करेक्ट हो सकता था। अब देखिए क्या इसी क्वेश्चन के साथ में जो हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी के साथ हमें जो बाकी भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हमारे पास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, एम्पियर्स लॉ, गॉसेस लॉ, ठीक है, और गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक का हमें आपको डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, तो उस केस में इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है और इंटीग्रल फॉर्म होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, डेल मल्टीप्लाइड बाय ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये हो गया इसका डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म क्या रहता है, क्लोज इंटीग्रल एल मल्टीप्लाइड बाय ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल डी टी इंटीग्रल एस बी इंटू डी एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारे डिफरेंशियल फॉर्म एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म। दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, 1 by 1। ठीक है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा और एग्जामिनेशन के पहले एक बार अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, गॉसेस लॉ की बात करते हैं तो उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म रहता है, ठीक है, एक साइड में वो मैं लिख लेता हूँ डेल डी इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, और इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या रहता है, क्लोज इंटीग्रल एस डी डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी रो वी मल्टीप्लाइड बाय डी वी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गॉसेस लॉ का। अभी इसी के साथ आपको जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो रहेगा हमारे पास डेल मल्टीप्लाइड बाय एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, अगर हम इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं तो क्लोज इंटीग्रल एच मल्टीप्लाइड बाय डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल एस इन ब्रैकेट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी मल्टीप्लाइड बाय डी एस। ठीक है, ये रहेगा हमारा एम्पियर्स सर्किटल का। और अगर हम लोग गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में रहेगा, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो उस केस में हमारा रहेगा डिफरेंशियल फ्रॉम डेल बी इज इक्वल टू 0, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इंटीग्रल फॉर्म रहेगा क्लोज इंटीग्रल एस बी इंटू डी एस इक्वल टू 0, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो है आपके जो भी आपके पास रफ नोट्स होंगे उसके ऊपर नोट डाउन करके एग्जामिनेशन के पहले अच्छी तरीके से नोट डाउन करके पढ़ के चले जाइएगा। अच्छी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है एग्जामिनेशन में आने के लिए। ठीक है, ये और हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बनता ही है, तो आपको इसको गो थ्रू करके जाना होगा। ओके गाइस, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन मेजरमेंट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड।
ट्रू वैल्यू और इंडिकेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए ऑप्शन में ऐसे रह सकते हैं कि डायनामिक एरर, एब्सोल्यूट, ग्रॉस एरर, रिलेटिव एरर देखने को हमें काफ़ी सिमिलर से लगते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी बार रिग्रेट करके आते हैं कि एग्जामिनेशन में 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग मार्क करके नहीं आते। एग्जामिनेशन में आफ्टर अपेयरिंग द एग्जामिनेशन हमें यही लगता है कि हमें करेक्ट आंसर रहता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, हम लोग उसका डायनामिक एरर या फिर ग्रॉस एरर ऐसा ऑप्शन मार्क करके आते हैं। और इसी के कारण जिस क्वेश्चन को हम लोग ईजी समझते हैं वही हमें एक एक मार्क निगेटिव कराते हुए हमारा सिलेक्शन लेके चले जाता है। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ डीसी कंपाउंड मशीन कनेक्टेड एज अ जनरेटर इज रन एज अ मोटर, अगर हमारे डीसी कंपाउंड मशीन एज अ जनरेटर करके रखिए, ठीक है, वो अगर हमें मतलब जो डीसी कंपाउंड मशीन जो जनरेटर है उसको अगर हमें एज अ मोटर करके रन करना होगा, ठीक है, तो जो सीरीज फील्ड कनेक्शन वो कौन से कनेक्शन में रहेगा और आर्मेचर करंट कैसे रहेगा, ठीक है। तो सीरीज फील्ड कनेक्शन वो हमारे रिवर्स डायरेक्शन में रहेंगे और जो आर्मेचर करंट वो भी हमारा रिवर्स हो जाएगा उसके। ऑब्वियसली बात है आर्मेचर करंट हमारा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हम लोग एज अ मोटर कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमेंस द सेम हमारा ऑप्शन एनेबलेट हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो फील्ड कनेक्शन है वो भी हमारे रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल से, ठीक है। अब आपको डीसी मशीन के बारे में जो कंपाउंड मशीन्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं मेंशन करा रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट डाउन करके बता दोगे, तो आप नोट डाउन करके उसको डेफिनेटली स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फिगर रिप्रेजेंट द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी शंट मोटर। क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? नहीं, डेफिनेटली आपको आता है अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। इस क्वेश्चन से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आपको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है, या फिर टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे वो इंडक्शन मशीन हो, कोई भी मशीन के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरीके से गो थ्रू करके जानिए। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अभी देखिएगा डीसी शंट मोटर की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है हमारे पास स्पीड, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया हमारे पास टॉर्क। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो कुछ हमारे पास इस तरीके से ड्रॉप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो कौन सा ड्रॉप कहता है, वो रहता है हमारे पास IRA ड्रॉप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आइडियल कर्व और ये हो गया हमारे पास इसका प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ये क्वेश्चन हमने तो देख लिया, लेकिन इसी के साथ मैंने मेंशन करके रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाइएगा, उसके कर्व किस तरीके से फॉर्म होता है वो आपको नोट डाउन करके रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हाँ एक चीज मैं मेंशन कर रहा था गाइस, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ये कर्व इन्वर्टेड वी कर्व जैसा दिखता है, ठीक है, या फिर हमारे पास में लाइक कौन से ऐसे मशीन का हमारे पास स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ऐसे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसा के आपको पूछ सकते हैं, तो उस केस में आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखना होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें जल्दी से जल्दी 100K कवर करा दिया, ठीक है। मैं उसके लिए आपका ऋणी हूँ और आपके लिए डेफिनेटली आपको थैंक यू कहता हूँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने हमें सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया और इस चैनल को शेयर किया, सब्सक्राइब किया, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से जर्नी रही है और मैं यही कंटिन्यू करना चाहता हूँ गाइस, आपको टिल द एंड अच्छी तरीके से सेशंस और कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा, ठीक है। अभी देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर लो पावर एप्लीकेशन एज GTO हैज़, ठीक है। लो पावर एप्लीकेशन के लिए गेट टर्न ऑफ, ठीक है, सिंबल नोट डाउन करके रखना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में सिंबल भी बन सकता है या फिर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन सकती है। तो ये होता है इसका गेट, ठीक है। ये हो गया इसका ये एनोड टर्मिनल हो गया और ये हो गया हमारा कैथोड टर्मिनल। तो लो पावर एप्लीकेशन के लिए गेट टर्न ऑफ में हाई ब्लॉकिंग कैपेसिटी रहती है, ठीक है, हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी रहती है। तो ये नोट डाउन कर रख लीजिएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर इज बेसिकली इज, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर इज बेसिकली इज या फिर एन, ठीक है। तो देखिए एन ये इसलिए बताते हैं आपको कि काफ़ी कबार जो होता है, ठीक है, एन बता दिया तो हम लोग डेफिनेटली आंसर मार्क कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी गिमिक की बात ही होती है, ठीक है, इंग्लिश के लैंग्वेज में सिंपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर जो है हमारा एक DC एम्पियर आवर मीटर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन इन ए फीडर लीड्स टू। देखिएगा गाइस फैक्ट्स के ऊपर जो है आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं। फैक्ट्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, दूसरा है हमारे पास में HVDC, ठीक है,
तीसरा चौथा है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में पावर क्वालिटी के ऊपर तो 1-2 क्वेश्चन ही डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन पावर सिस्टम और ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अच्छी तरीके से बढ़ के जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करो, और हाँ एक जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसको भी नोट डाउन करके चली जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांसको के एग्जामिनेशन के लिए, पर्टिकुलर ट्रांसको की बात करो, ठीक है। जेनको के लिए हम लोग अलग तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब देखिएगा फैक्ट्स मतलब क्या होता है। फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन, ठीक है, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन, फ्लेक्सिबल एसी करंट ट्रांसमिशन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ में कंट्रोल रहते हैं, जैसे सीरीज रिएक्टर हो गया, ठीक है। पावर फैक्टर कॉम्पेंसेशन के लिए जो भी डिवाइसेस रहते हैं उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, कौन सा एप्लीकेशन के लिए क्या यूज होता है करके। ओके, रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन जो फीडर है उसके कारण क्या होता है, हमारी वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था, रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन इन अ फीडर लीड्स टू द इंप्रूव्ड वोल्टेज प्रोफाइल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायोड हैव्स अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रहता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो रहता है हमारे पास टनल डायोड। टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है। ये होगा इसका पीक पॉइंट, ठीक है, और ये होता है हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू पॉइंट, गाइस, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is the harmonic restraint relay is used as a protection for a transformer having harmonic restraint relay ट्रांसफार्मर के कौन से प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फॉर विद अ लो फॉल्ट सेटिंग एंड हाई ऑपरेटिंग स्पीड। द हार्मोनिक रेजिस्टेंस रिले इज यूज्ड फॉर एज अ प्रोटेक्शन फॉर अ ट्रांसफार्मर। हार्मोनिक रेजिस्टेंस रिले हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जिसका लो फॉल्ट सेटिंग रहता है और हाई ऑपरेटिंग स्पीड रहता है। तो ऑप्शन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्टेंस रिले इज ऑल्सो नोन एज। रिएक्टेंस रिले को हम लोग डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट रिले ओवर करंट, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले कह के भी कहते हैं, गाइस, ठीक है। उसी के साथ इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस की हम लोग क्या बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में रिएक्टेंस, ठीक है, वो गया रिएक्टेंस का हो गया डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में मो रिले, ठीक है। मो रिले जो रहता है हमारे पास में वोल्टेज रिस्ट्रेंट, ठीक है, डायरेक्शनल रिले। ये नोट डाउन करके लिखिएगा, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यूजफुल होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next and the last question of our session is in a PMMC permanent magnet moving coil type instrument which type of damping is employed। मैंने इसका टेबल और चार्ट अच्छी तरीके से हमने कोर्स महाजिनको के कोर्स में भी डाल के रखा है, उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करके जाइएगा। नॉट नेसेसरीली कि आपको महाट्रांसको के लिए अलग प्रिपेयर करना है। जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है उनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से कलरफुल और इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट मैंने मेंशन किए जो आपको स्टडी के लिए क्विकली आपको इंप्रूव कराते हैं, ठीक है। आपके प्रिपरेशन स्पीड बढ़ा देते हैं, आपको 10 जगह आपको ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस हमने यहाँ पे दिए, ठीक है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम बिफोर 29 100+ क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपको ट्रांसको के लिए भी काम में आएगा वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको अच्छी तरीके से वॉच करना होगा, ठीक है। तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा, उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये कौन से ऐसे मेजरमेंट के लिए हमें डैम्पिंग की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो आई होप आपको यही से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको और नॉन टेक्निकल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, अगर आपने मराठी का कॉन्टेंट नहीं देखा होगा, मराठी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होगा, रीजनिंग को अगर आपको डेडिकेटली प्रिपेयर करना होगा तो सिर्फ हर एक कोर्सेज 99 रुपीज़ में हमने अपलोड करा के रखे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव अपडेट को ज्वाइन करना होगा तो वो भी हमारे पास इंडिविजुअल कोर्सेज है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है गाइस हमारा, और प्रूवन कोर्सेज है अभी तक के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसको रीजनिंग में तो हालांकि ट्रांसको में एज इट इज जो हमने क्वेश्चन का पैटर्न पढ़ा है वही आपको यहाँ पे देखने को मिला, तो उसको जरूर फायदा कीजिएगा, बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा इसको ज्वाइन करने के लिए और उसको वॉच करना शुरू कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग आप पे प्रोवाइड कर रहे थे उसको वॉच कीजिएगा, और जो भी इंटरेक्शन करना रहता है तो आप मुझे यहाँ पे आपका फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। रिसेंट सेशन आप यहाँ पे जाके देख सकते हो गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।